दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। बिल्कुल हम जैसे निकले, अब तक कहाँ छुपे थे भाई। वो मूर्खता, वो घामड़पन जिसमें हमने सदी गंवाई, आखिर पहुंची द्वार तुम्हारे, अरे बधाई बहुत। पाकिस्तान की मशहूर शायरा फहमीदा रियाज की बेटी वीरता अली ने पाकिस्तानी सरकार द्वारा उनकी मां को दिए जा रहे नेशनल अवार्ड को लेने से मना कर दिया है। फेसबुक पर वीरता ने लिखा है कि ये अवार्ड उन्होंने पाकिस्तान में लेखकों और पत्रकारों के साथ हो रहे टॉर्चर के प्रोटेस्ट में ठुकराया है। पाकिस्तान में इस साल ये दूसरा नेशनल अवार्ड है जिसे बायकॉट किया गया है। इससे पहले सिंधी टीचर और एक्टिविस्ट सारंग जोयो के पिता सईन ताज जोयो ने भी निशाने पाकिस्तान नाम के राष्ट्रपति पुरस्कार को लेने से मना कर दिया था। फहमीदा की बेटी वीरता ने लिखा है कि इमरान खान की सरकार से ये अवार्ड लेना मेरी माँ के संघर्षों को नीचा दिखाने की तरह होगा। सारी उम्र वो न्याय और बराबरी के लिए लड़ती रही और मेरी माँ अगर आज जिंदा होती तो ये अवार्ड वो कभी भी स्वीकार नहीं करती। पूरी दुनिया में तानाशाही यानी फासिज्म के राइज को लेकर बात हो रही है और पूरी दुनिया भर की सरकारें बुलंद आवाज़ों को दबाने की कोशिशें कर रही हैं। ऐसे में फहमीदा रियाज के उस दौर के बारे में चर्चा करना बेहद ज़रूरी हो जाता है जो पाकिस्तान के इतिहास की बड़ी घटनाओं में से एक है। उस वक्त पाकिस्तानी सेना ने राजनीतिक सत्ता को उखाड़ फेंका था। ये दौर लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए पाकिस्तान के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो के पैरों के नीचे से कालीन खींचने वाले जनरल जिया उल हक की तानाशाही का था। इस गैर कानूनी तख्तापलट के खिलाफ जब जुल्फिकार की बीवी ने सुप्रीम कोर्ट को अर्जी दी थी तो कोर्ट ने भी कहा था कि ये प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी के तहत सही है, मतलब कि मिलिट्री शासक द्वारा एक चुने हुए प्रधानमंत्री को टांग दिया जाना भी जस्टिफाई किया गया था। उस दौर के कवियों के बारे में जानने से पहले जिया उल हक और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच चल रहे सियासी घमासान को भी समझ लेते हैं। साल 1976 में भुट्टो मुल्तान की यात्रा पर थे और इसी यात्रा के दौरान अपनी खातिरदारी और सड़कों पर फूल बिछाकर जिया उल हक ने अपनी चापलूसी से भुट्टो को लुभा लिया था। जब आगे चलकर भुट्टो आर्मी चीफ की पोस्ट के नाम के बारे में विचार कर रहे थे तो उनके दिमाग में जिया उल हक का नाम ही सही उम्मीदवार के तौर पर आया। भुट्टो कई बार उन्हें सबके सामने बंदर जनरल कह भी देते थे, लेकिन जिया उल हक ने पलटकर जवाब नहीं दिया। लेकिन आखिरकार अपनी तौहीन का बदला लिया और लिया भी तो कैसे। भुट्टो को रावलपिंडी जेल में जो जनान खाना होता है वहां एक 7 गुणा 10 फीट की कोठरी में कैद किया गया था। 4 अप्रैल 1979 को रात के 2 बजे रावलपिंडी की उसी जेल में भुट्टो को फांसी पर लटका दिया था और इसके 1 दशक बाद साल 1988 में जनरल जिया उल हक का विमान बहावलपुर के रेगिस्तान में क्रैश हो गया था जिसमें 31 लोग झुलसकर मर गए थे। वो एक मिस्ट्री रही और कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन जो 10 साल का पाकिस्तान में तानाशाही का दौर था उसमें आखिर हुआ क्या। अपने 10 साल के तानाशाही के दौर में जिया उल हक ने पाकिस्तान को सदियों पीछे धकेल दिया। उस दौर के जख्मों को शायरियों, साहित्य और कविताओं में दर्ज किया गया है कि कैसे पाकिस्तान में शिया और सुन्नी चरमपंथी ग्रुप्स बट चुके थे, कैसे फिल्म उद्योग की बर्बादी का सफ़र शुरू हो चुका था और स्टूडियो बंद होते चले गए। इस गैर कानूनी तख्तापलट के बाद पाकिस्तान में फेनेटिसिज्म इस कदर बढ़ा था कि उस दौर के बारे में आप आज भी पढ़कर कांप उठेंगे। जिया उल हक नए कानून लेकर आए। किसी भी अपराध में पत्थर से मार मार कर जान लेने का भी प्रावधान कर दिया गया। हजारों औरतों को चरित्रहीनता के आरोप में जेल भेज दिया गया। बलात्कार से जुड़े कानून में कहा गया कि अगर किसी महिला को एक पुरुष पर बलात्कार का आरोप लगाना है तो उसे अदालत में 4 मुस्लिम गवाह पेश करने होंगे। इसके साथ साथ चोरी के आरोप में हाथ काट दिए जाने का भी प्रावधान कर दिया था। विरोध करने वाली आवाजें फिर कौन थी? ऐसा नहीं है कि पूरा पाकिस्तान ही आंख मूंद कर जिया उल हक का गुणगान कर रहा था। बहुत सारे प्रदर्शन हुए थे, कई सारे आंदोलन चलाए गए थे और उस दौर के जो शायर थे उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर विरोध कायम रखा। जिया उल हक जब तक जिंदा रहे वो उर्दू शायर फैज़ अहमद फैज़ की कविताओं को बैन करते रहे। इसके लिए उन्होंने कई सारे शब्द भी गढ़ लिए थे, एंटी नेशनल, एंटी इस्लामिक एंड ऑलमोस्ट एंटी एवरीथिंग। और इस साल जब भारत में CNRC को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए तो फैज़ अहमद फैज़ की
हम देखेंगे नज्म प्रतिरोध का सिंबल बन गई थी। उसके बाद IIT कानपुर में तो इस कविता की जांच के लिए एक कमेटी भी बैठा दी गई थी। जांच करने वाली कमेटी को ये तय करना था कि फैज़ की ये कविता कहीं हिंदू विरोधी तो नहीं। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। हम देखेंगे से जुड़ा एक 1985 का वाकया है। उस वक्त साड़ी पहनने और फैज़ की नज़मों व गज़लों पर एक अघोषित प्रतिबंध लगाया हुआ था। पूरा पाकिस्तान जानता था कि ज़िया उल हक फैज़ को सख्त नापसंद करते हैं। 20 नवंबर को फैज़ की पहली बरसी थी और उस शाम लाहौर के अल हमरा ऑडिटोरियम में इकबाल बानो सिल्क की साड़ी पहनकर आई थी। उस शाम लगभग 50,000 दर्शक इस वाक़ये का गवाह बनने वाले थे। इकबाल बानो ने माइक संभाला और फरमाया, आदाब। उसके बाद उन्होंने कहा, देखिए हम तो फैज़ का कलाम गाएंगे। फिर जब तबले बोल उठे तो इकबाल बानो ने गाना गाया, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। ज़िया उल हक के लिए ये लाइनें हबीब जालिब ने लिखी थी। फैज़ अहमद फैज़ तो हबीब जालिब को पोएट ऑफ मासेस कहा करते थे। हबीब जालिब ने ज़िया उल हक के मिलिट्री शासन का ज़बरदस्त विरोध किया और इस चक्कर में वो कई बार जेल भी गए थे। फौजी हुकूमत के उस दौर की जो नज़में हैं वो सरहद पार भी गाई जाती रही हैं। जैसे फैज़ की ये लाइनें अक्सर हिंदुस्तान में भी दोहराई जाती हैं। निसार में तेरी गलियों पे ए वतन की जहाँ चली है रस्म की कोई न सिर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नज़र चुरा के चले, जिस्मो जहाँ बचा के चले। इस दौर के शायरों ने पाकिस्तान में किसानों, मजदूरों, छात्रों, खेतीहरों, वकीलों से लेकर बुद्धिजीवियों, शायरों और लेखकों की आज़ादी के गीत गाए थे। जैसा कि हबीब जालिब लिखते हैं, दीप जिसका महलात में ही जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। उस दौरान प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट भी चला था और उसमें शामिल थी फहमीदा रियाज भी। लेकिन ज़िया उल हक की सरकार ने उन पर 10 क्रिमिनल चार्जेस और राजद्रोह का केस भी चला दिया था। जब उन्हें और उनके पति को अरेस्ट किया गया तो उनके किसी चाहने वाले ने चुपके से बेल दिलाने में मदद कर दी थी। तो पाकिस्तानी सरकार अगर उन्हें जेल में भेज पाती, उससे पहले ही वो भारत में किसी मुशायरे के आमंत्रण के बहाने से यहाँ आ गई। उनके साथ उनकी बहन, 2 छोटे बच्चे भी आए थे। फहमीदा की दोस्त अमृता प्रीतम हुआ करती थी और उन्होंने भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से दरख्वास्त की थी, जिसके बाद ही फहमीदा को भारत में शरण दी गई। साल 2018 में उनकी मौत हो गई, लेकिन जाते जाते उनकी एक कविता है जिसको हिंदुस्तान में हबीब जालिब की कविताओं की तरह ही दोहराया जाता है। तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, अब तक कहाँ छुपे थे भाई, वो मूर्खता, वो घामड़पन जिसमें हमने सदी गंवाई, आखिर पहुंची द्वार तुम्हारे, अरे बधाई बहुत बधाई। कैसा वीर महान था भारत, कितना आलीशान था भारत। फिर तुम लोग पहुंच जाओगे, बस पर लोग पहुंच जाओगे, हम तो हैं पहले से वहां पर, तुम भी समय निकालते रहना। अब जिस नर्क में जाओ वहां से चिट्ठी विट्ठी डालते रहना। अगर आपको हमारा ये सेगमेंट अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करिए, दी प्रिंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करिए। मैं ज्योति यादव, दी प्रिंट।